गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक आईएएस एस्पिरेंट में। मेरा नाम है विशाल राज और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 गति। कल्पना कीजिए आप एक स्टेशन पर हैं और आपके सामने से ट्रेन गुजरती है। ट्रेन तो गति में है, लेकिन क्या आप वास्तव में स्थिर हैं या फिर पृथ्वी की गति के साथ आप भी गति की अवस्था में हैं? इन्हीं सभी सवालों का खोज हमें गति के अध्याय में ले चलता है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गति क्या होता है। देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है, जैसे मान लीजिए आप 12:05 पर एक स्थान पर थे, मान लीजिए यहाँ पर थे, और जैसे ही 12:10 हुआ आपकी स्थिति बदल करके यहाँ हो गई, यानी आप यहाँ से कहाँ चले गए, प्रस्थान हो गए यहाँ पर। तो समय के साथ आपकी स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो माना जाता है कि वह वस्तु किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। जैसे चलती हुई कार है, अब यह स्थान बदल रही है, तब वह गति में है। अगर वहीं 12:05 पे कार मान लीजिए यहाँ पे है, 12:10 पे भी कार यहीं पे है, तो वह वस्तु की कार किस अवस्था में कहलाएगी, विरामावस्था में। तो गति की अवस्था क्या होती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह गति की अवस्था में होती है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं विरामावस्था की। विरामावस्था क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान न बदले, किसी भी दिशा में वह गति न करे, जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में गति नहीं करती है समय के साथ, तो वह वस्तु किस अवस्था में होती है, विरामावस्था में। जैसे मान लीजिए कि एक मेज है, इस मेज पर एक क्या रखा हुआ है, एक किताब रखा हुआ है। एक क्या रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है। अब सुबह 7 बजे अगर आपने देखा, कितने बजे, 7 बजे आपने देखा तो वह किताब मेज पर ही थी। शाम को, कब, शाम को अगर 7 बजे आप देख रहे हैं तो भी वह किताब अगर मेज पर है, तब यह मान लिया जाता है कि वह किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। किस अवस्था में, विरामावस्था में। तो विरामावस्था किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी भी दिशा में गति नहीं करती, यानी उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है। किसके साथ, समय के साथ न बदले, जब उसकी स्थिति समय के साथ ना बदले। जब किसी भी वस्तु की स्थिति, अगर आपको एक जगह खड़ा कर दिया गया, सुबह 7 बजे आप वहीं हैं, शाम को भी 7 बजे आप वहीं हैं, आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, तब कहा जाएगा कि आप विरामावस्था में हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पे गति करती है, जब कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पे गति करे, जैसे ये हमारा एक सीधा मार्ग हो गया। जैसे ये मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन एक सीधे पटरी पे गति करती है, तो उसकी यह गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। ट्रेन की गति क्या आती है, सरल रेखीय गति। या फिर आप छत पर से, मकान के छत पर से किसी भी वस्तु को आप सीधा गिरा दीजिए तो वह एक सरल रेखीय मार्ग पे गति करेगा। किस मार्ग पे, सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है, सरल रेखीय मार्ग पे। तो सरल रेखीय गति क्या होता है, जिसमें वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सरल रेखीय गति के प्रमुख बिंदु में। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि गति, इसमें जो गति होती है वह सीधी रेखा में होती है, एकदम सीधी रेखा में। इसमें जो वेग होता है, वेग क्या होता है हमारा, वेग स्थिर होता है। वेग क्या होता है हमारा, इसमें स्थिर होता है। और इसमें त्वरण जो होता है, त्वरण वह क्या होता है, शून्य होता है। तो सरल रेखीय गति में 3 चीजें होती हैं। पहला
गति इसमें सीधी रेखा में होगी, इसमें वेग क्या होता है, स्थिर होता है, और इसमें जो त्वरण होता है, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो त्वरण हमारा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या किसे कहते हैं? देखिए, वे राशियां जिनमें परिमाण, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां जो केवल परिमाण से ही परिभाषित होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत होती है, परिमाण की, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान, जैसे क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ताप हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया। अब समय को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम दिखाएंगे कि 2 बजे या 2 घंटे से। अब इसमें केवल परिणाम दिखा रहा है 2 घंटे से, 2 बजे से, तो इसमें हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, केवल परिमाण बता रहे हैं, दिशा नहीं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि 2 बजे उत्तर से, 2 बजे उत्तर हम नहीं बोल सकते हैं, तो इसमें केवल हम परिमाण दिखा सकते हैं, दिशा नहीं। तो इन्हें हम बोलते हैं अदिश राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशियों की विशेषताएं। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की। इसमें दिशा नहीं होता है, और इन्हें जोड़ घटाव अंकगणितीय रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनके लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होता है, जैसे वेग हो गया या विस्थापन हो गया, वेग या विस्थापन। अब इनको प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा चाहिए। कैसे दिशा चाहिए? अब जैसे हम यहाँ पर किताब रखे हुए थे मेज पर, मान लीजिए मेज पर हमने किताब को रखा हुआ है, ठीक। अब इसको हमने ढकेल करके कहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो हम बताएंगे ना कि हमने उत्तर दिशा में इसको 2 मीटर उत्तर दिशा में विस्थापित किया, या 2 मीटर उत्तर दिशा में इसको धकेला। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक, उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशियां। उसी तरह से बल। अब बल है तो अगर हम किसी भी वस्तु पे बल लगाएंगे, ठीक, जैसे एक कार है, कार को अगर हम धकेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो हम उसको किसी न किसी दिशा में धकेलेंगे ना। अब तो ऐसे ही धकेल नहीं देंगे, किसी न किसी दिशा में धकेलेंगे। तो इसमें हम बल लगाएंगे, अगर हम बल लगा रहे हैं तो किसी दिशा में लगाएंगे। तो देखिए इसमें परिमाण भी लग रहा है और व्यक्त हो रहा है, और दिशा भी, दोनों चीजें आ रही हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये सदिश राशि हो गया। बल हमारा क्या हो गया, सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सदिश राशियों की विशेषताएं। देखिए इसमें परिमाण भी होता है और इसमें दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है, और इन्हें तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, जैसे क्या हो गया, वेलोसिटी, इसको हम वेक्टर भी, त्वरण एक्सेलरेशन, इसको वेक्टर ए। इस तरह से मतलब तीर के चिन्ह से इनको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इनको जोड़ने के लिए त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। इनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सदिश और अदिश राशियों की तुलना में। तो देखिए सदिश राशि की तुलना करें तो सदिश राशि में क्या क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत होती है। सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण की दिशा होती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया। अब इनको व्यक्त करने के लिए केवल किस चीज की जरूरत पड़ेगी, केवल परिमाण की। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये क्या हो गया, हमारा अदिश राशि हो गया। सदिश राशि जैसे बल हो गया। अब बल हमारा क्या है, सदिश राशि। कैसे सदिश राशि है, अब अगर हम किसी भी वस्तु पे बल लगाएंगे तो किसी दिशा में ही लगाएंगे, दिशाहीन तो लगाएंगे नहीं। तो इसमें परिमाण भी हमारा आ गया, परिमाण भी आ गया और
दिशा भी आ गया, तो इसलिए बल हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है जो प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को दर्शाती है। जैसे देखिए, हम यहाँ से किताब को या किसी भी वस्तु को धकेल करके कहाँ विस्थापित कर दिए, यहाँ कितना हमने विस्थापित कर दिया, 3 मीटर विस्थापित कर दिया। ठीक, तो हमारी जो प्रारंभिक स्थिति थी वह अंतिम स्थिति थी, इसकी जो सीधी दूरी होती है इसी को दिखा रहा है हमारा विस्थापन। अभी मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ इसको धकेल दिया, अब वापस हमने इसको 1 मीटर पीछे धकेल करके यहाँ पे कर दिया, तो जो विस्थापन होगा वो कितना विस्थापन होगा, 3 - 1 माने 2 मीटर ये विस्थापित होगा। कितना विस्थापित होगा, 2 मीटर विस्थापित होगा। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर होता है वही हमारा क्या आता है, विस्थापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्थापन की विशेषताएं। देखिए, विस्थापन जो होता है, पहला ये क्या होता है, सदिश राशि होती है, और दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इससे सीधी दूरी में होता है ये। और विस्थापन क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कैसे प्लस में हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने किसी वस्तु को धकेल करके यहाँ कर दिया 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया, ये प्लस में हो गया। अब हमने क्या किया कि इस वस्तु को फिर से हम धकेल करके 3 मीटर पीछे कर दिए, कितना, 3 मीटर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 - 3 = -1। या अगर वस्तु को हमने 2 मीटर यहाँ विस्थापित किया, 2 मीटर हमने यहाँ ले गए, अब वापस से 2 मीटर हम यहाँ पे ला के छोड़ दिए इसको। ठीक, तो 2 - 2 = 0, तो विस्थापन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो विस्थापन क्या हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, या 0 भी हो सकता है। और इसकी अगली विशेषता, केवल आरंभ और अंत की दूरी ही विस्थापन में गणना की जाती है, यानी आरंभ और अंत की दूरी को घटा करके हम विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन जो होता है वह समय के साथ बदलता है, समय के साथ क्या होता है, बदलता है। जैसे हमने वस्तु को यहाँ था, ये वस्तु हमने धकेल करके, मान लीजिए 12 बजे यहाँ वस्तु था, हमने धकेल करके 12:10 पर यहाँ पे कर दिया, तो समय के साथ ये बदल गया इसका विस्थापन। तो इसकी विशेषता विस्थापन की क्या है कि यह समय के साथ बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्थापन के उदाहरण। जैसे मान लीजिए कोई छात्र 2 किलोमीटर उत्तर में गया, कितना गया, 2 किलोमीटर उत्तर, तो इसका जो विस्थापन हो गया, मान लीजिए एक कोई छात्र है, यहाँ से 2 किलोमीटर कितना गया, उत्तर में गया, कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर दिशा में, तो विस्थापन कितना हो गया, 2 किलोमीटर। अगर मान लीजिए ये वापस से फिर अपने घर ही आ गया, तब विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विस्थापन के उदाहरण है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।